अरे भाई चल भी लो, आप जब तक पहुंचेंगे खाना भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ चल रहे हैं ना, बस थोड़ा और। मम्मी यार जल्दी करो ना, पिछली बार भंडारे जैसा नहीं होना चाहिए। अंदर गए तो खाना ही खत्म, बाहर आए तो रिटर्न गिफ्ट के डब्बे खत्म। अरे तेरे पापा के दोस्त की बेटी की शादी है बेटा, वहां तो खाना मिल ही जाएगा। अब तो जरा इधर आ, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, देखना कहाँ है। अब मैं आपकी चप्पल ढूंढ कर लाऊं या गाड़ी बाहर निकालूं? अरे तुम गाड़ी निकालो, मैं चप्पल ढूंढ देता हूँ। तुम और देना सुबह से ही तैयार होना शुरू कर दिया करो। मैं तो सुबह से तैयार हो जाती, लेकिन आपका खाना, कपड़े, नाश्ता, दिन में 4 बार की चाय, और अभी भी चाय ही बनाई है। तुम लोग यही लड़ाई करते रहना, कोई नहीं जा पाएगा शादी में। माँ जी आप खुद देखिए, अगर ये बीच बीच में मुझे फालतू के कामों में ना लगाते तो तैयार हो जाती ना मैं। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजाने लगता है और राजेश कहता है, तुम्हारी चप्पल गाड़ी में ले जा रहा हूँ, आकर वहीं पहन लेना। एक तो इतनी मुश्किल से अर्जुन को गांव की शादी में जाने के लिए तैयार किया है। हाँ भाई जाओ जाओ, एक दिन की छुट्टी के वो तुम्हें 1 महीने ताने देगा। बस एक बार गैस और चेक कर लेती हूँ, फिर निकल रही हूँ। वीणा किचन में सब कुछ अच्छे से देखकर बाहर आती है। गाड़ी में राजेश और अर्जुन बैठे हुए थे, पीछे वाली सीट पर वीणा भी बैठ जाती है। लाओ लाओ मेरी चप्पल। अरे ये लो। ये क्या है? ये चप्पल नहीं है मेरी। तुम्हारी तो है। अरे ये मैचिंग चप्पल नहीं है, ये बाथरूम चप्पल है मेरी। अरे यार अब क्या? अब कुछ नहीं मम्मी, बस बैठ जाओ। ये सब ना आपकी वजह से होता है, अब आगे से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अब गाने बजा रहा हूँ, सब शांति से बैठेंगे। और पापा बार बार नहीं रोकूंगा, आप वॉशरूम से निपट कर आया है ना? बेटा अब इमरजेंसी में तो रोक सकता है ना। सभी लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि सुनीता छत से बोली, कर लो सारे पंचायत कर लो तुम लोग। अब तो दादी भी आ गई डांट लगाने। बेटा तू गाड़ी चालू कर, तेरे पापा का तो लगा रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है चलो। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट कर देता है और पूरे सफर में नोक झोंक करते, लड़ते भिड़ते सभी लोग मुस्कुराते हुए शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। देखो तो बेटी की शादी में कैसे खर्चा किया है। मैंने तो मना किया था, इतना दहेज क्यों दे रहे हो? अरे बेटी की शादी है, जोड़ना तो पड़ता ही है, और फिर मांग भी तो होगी ना इन लोगों की। मैं तो अपने अर्जुन की शादी में दहेज नहीं लूंगा। हाँ पहले तुम्हारे अर्जुन को कोई लड़की मिल जाए। क्या कमी है अर्जुन में? अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ देखो वो देखो, फेरे चालू हो गए, बैठ जाओ। राजेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठकर शादी की रस्में देखने लगता है। तभी पहला फेरा होते ही लड़का रुक गया, जिस पर लड़की यानी कि साक्षी के पिता महेंद्र ने पूछा, क्या हो गया बेटा, रुक क्यों गए? पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ो। देखिए तो क्या हुआ, अभी देखता हूँ। राजेश खड़े होकर अपने दोस्त के पास आता है और दूल्हे से पूछता है, क्या हुआ बेटा, पेट तो ठीक है ना? दवाई लाओ दामाद जी। अंकल जी आप मुझे दामाद जी मत बोलिए, अभी मैं आपका दामाद बना नहीं हूँ। ये कैसी बात कर दी, सारे रस्में हो गए, बस फेरे ही बाकी हैं। अभी सिंदूर भी बाकी है। हाँ तो क्या हुआ, फेरे पूरे करो, शादी है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अंकल जी आपकी बेटी की मांग में सिंदूर सिर्फ तभी भरूंगा जब आप मुझे 10 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर दहेज में देंगे। दहेज? हम तो पहले ही 5 लाख रुपए और सोना चांदी दे चुके हैं, जितने की बात हुई थी उतना तो दे दिया है। आपकी मर्जी, मैं बारात वापस ले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं। क्या नहीं? महेंद्र ये क्या बोल रहे हो? इतना देने के बाद भी ऐसे मुंह फाड़ रहा है, आगे तो क्या क्या नहीं मांगेगा। देखिए आपको मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कौन है आप? हाँ लड़की के फूफा लग रहे हैं। दोस्त हूं मैं लड़की के बाप का, और तुमसे तो यही कहूंगा कि फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग तो तुम्हें आती नहीं होगी, चले हो मांगने। और महेंद्र तुम दहेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे अंकल ये दहेज कौन सा मैं अपने लिए ले रहा हूँ, बाद में इनकी बेटी तो घूमेगी। अरे राजेश तू चुप हो जा, तेरी वजह से मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। जाती है तो चली जाए, ये ऐसे दहेज के लोभियों के घर अपनी साक्षी को नहीं जाने दूंगा। मम्मी यार ये पाप आ गया, तलवार लेकर हाथी पर सवार हो गया। पता नहीं बेटा, देख बारात वापस जाने की नौबत आ रही है, चल अपन चल के कुछ खा लेते हैं, पहले पता चला भूखे पेट ही लौटना पड़ा। नहीं मम्मी चलो खाना खा लो, इनको करने दो वकालत। अर्जुन और वीणा खाना खाने पहुंच जाते हैं। इधर राजेश ने दहेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अंकल जी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जो सोचना है सोच लो फटाफट। बेटा मैं इतना कहां से लाऊंगा, मैंने तो पहले ही लोन लिया है शादी के लिए। क्या किया है आपने पूरे जीवन में, एक बेटी उसके लिए भी कुछ जोड़ नहीं पाए। जबान संभाल कर बात करो समझे, अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा।
बहुत होगी मेरी बेइज्जती। चलो पापा, मुझे नहीं करनी शादी। आकाश गुस्से में वहां से चला जाता है और शादी टूट जाती है। शादी टूटने की वजह से महेंद्र को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है और अब वो क्या करे। आखिर बेटी वाली बात थी। अच्छा हुआ साक्षी अभी उस दलदल में जाकर फंसती, उससे अच्छा कभी पीछा छूट गया। क्या पीछा छूट गया? सब कुछ अरेंज करने में इतना पैसा लगाया और अब शादी भी टूट गई। मेरी बेटी से अब कौन करेगा शादी? अरे तू ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? साक्षी की किस्मत अच्छी है जो बच गई। समझ में नहीं आता किस्मत अच्छी है या खोटी। 5 लड़के रिजेक्ट होने के बाद एक ही मिला था और अब तो किसी को पता चलेगा तो। और कुछ नहीं होगा, आज का जमाना बहुत बदल गया है। सारी इज्जत बचाने का बोझ लड़कियों के सिर नहीं है। अच्छा तू ही बता, अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? अब तो दहेज के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। अरे तो दहेज कौन ले रहा है तुझसे? मतलब मेरा बेटा अर्जुन, वो कब काम आएगा? वो करेगा शादी। क्या? लेकिन तुम्हारा बेटा शहर में नौकरी करता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। हाँ तो क्या हुआ? हमारी साक्षी गांव की है। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसा वैसा नहीं है मेरा अर्जुन। वो मेरे एक बार बोलने पर शादी कर लेगा, मेरी जबान कभी नहीं टालेगा। लेकिन वो है कहाँ? मैं ढूंढ कर लाता हूँ उसे। राजेश शादी के हॉल में इधर उधर अर्जुन को ढूंढने लगता है। तभी उसे अर्जुन और वीणा गोलगप्पे के काउंटर पर मिलते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ गोलगप्पे ठिकाने लगा रहे हो? हम लोगों ने देखा वहां लड़ाई हो गई तो हमने सोचा पहले खाना खा ले, क्या पता बारात वापस चली जाए। चली गई बारात वापस? क्या? अरे सुनो जल्दी जल्दी तुम भी खा लो, मैं घर जाकर कुछ नहीं बनाने वाली। हाँ अरे ठीक है, कुछ मत बनाना। तो आओ खा लो ना भैया, 1-2 और देना। आओ पापा खा लो, ये बहुत अच्छा खट्टा पुदीने का पानी है। अरे तुम दोनों मेरी बात समझ नहीं रहे हो। क्या हो गया? दूल्हा मंडप छोड़कर चला गया है और अब अर्जुन को दूल्हा बनना है। राजेश की बात सुनकर तो अर्जुन को एकदम से खांसी आ जाती है और सारा पुदीने का पानी उसके मुंह से निकलकर राजेश के चेहरे पर आ जाता है। क्या बोले पापा? दूल्हा? हाँ दूल्हा बनना है तुझे। पापा मेरी शादी की कोई उम्र दिख रही है क्या आपको? 28 तो है। तो पापा आपने कैसे सोच लिया मैं गांव की लड़की से शादी करूंगा? बेटा मेरी बात सुन। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं सुना। मम्मी चलो यहाँ से। मैंने जुबान दे दी बेटा। तो मेरे से पूछ कर तो नहीं थी ना, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। बेटा मेरी जुबान की बात है, मेरी इज्जत रख ले, वरना लोग मेरे संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। आपने तो जोश जोश में अपने लड़के की बलि चढ़ा दी, आपको शर्म नहीं आ रही? साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है, अच्छा परिवार है, और क्या चाहिए? पापा मैच होना चाहिए, वो गांव की मैं शहर का। बेटा वो तो मैं शहर निकल गया, वरना तू भी तो गांव का ही होता ना। मुझे शादी नहीं करनी है। वीणा इसे मना लो, आज या तो ये शादी करेगा या मैं इसे घर और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। पापा ये जबरदस्ती है। बेटा मेरी बात मान, साक्षी अच्छी है, उससे अच्छा तुझे कोई नहीं मिलेगा। अर्जुन अपने पापा की बात मान ले, अब वो इतना कह रहे तो जरूर कोई ना कोई बात है। मम्मी चल बेटा चल आजा, ले आना इसे। वीणा अर्जुन को समझा बुझाकर शादी के मंडप तक ले आती है और महेंद्र अर्जुन का हाथ थाम कर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जैसा बेटा सबको मिले। तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। शादी में सिर्फ खाना खाने आया अर्जुन अपने साथ अब एक पत्नी भी ले जा रहा था। यह अर्जुन की अच्छी किस्मत थी या फिर अब पनौती लगने वाली थी? इतिहास में पहली बार ये तीनों एक गाड़ी में थे और शांति थी। मैं छोटी और देवर जी को फोन कर देती हूँ, मायके से लौटकर बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कर ले। हाँ साक्षी बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो घर भी अब से तुम्हारा ही घर है। थोड़ी देर के सफर के बाद सभी लोग घर आ गए और दरवाजे पर नीता पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई थी। क्या बात है चिकू, तुमने तो बहुत बड़ा तीर मारा, शादी में से सीधा दुल्हन ही ले आए। प्लीज चाची, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। नीता साक्षी का गृह प्रवेश करवाती है और साक्षी सबका आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी में कदम रखती है। अगली सुबह पूरा घर घी की महक से गुलजार था। वाह, बड़े दिनों बाद गांव की खुशबू आ रही है। वैसे देखा जाए तो बेचारे अर्जुन के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसे आपने जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी गांव न जाने वाला अर्जुन गांव की शादी में गया पहली बार, शादी से ले गया था। अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैं काम पर जा रहा हूँ।
और प्रकाश को भी बोल देना फैक्ट्री वाले काम को देख ले। जी। साक्षी सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है, लेकिन कोई नाश्ता करने बाहर नहीं आया। जिठानी जी, एक गांव की लड़की हमारे हिसाब की है क्या? मुझे तो लगता है कुछ दिनों में तलाक दे देगा अर्जुन इसे। अरे मैं भी क्या करती, इतने लोगों के सामने उनकी जबान की बात थी। जेठ जी की जबान के चक्कर में अर्जुन सूली चढ़ गया। मेरा तो मन ही नहीं होता उसके साथ उठने बैठने का। कभी नहीं सोचा था अपनी बहू ऐसे लाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, अब क्या ही कर सकते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई नाश्ते के टेबल पर नहीं आया तो साक्षी सबके लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई। मम्मी जी, चाची जी नाश्ता रख दो। और ये क्या, घी की बाल्टी खाली कर दी है? देखो ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। वहां बहती होगी दूध की नदियां, यहाँ लिमिट में यूज करो। जी समझ गई। और भी बातों को जितना जल्दी समझ लोगी अच्छा रहेगा। साक्षी नाश्ता लेकर अर्जुन के पास जाती है। क्या? नाश्ता। टिफिन में डाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। और मेरा मोबाइल, वॉलेट, घड़ी, बैग कहाँ है? रख दिया ना सब? वो सब निकाल कर बाहर टेबल पर रख दिया है। आप तैयार होकर आइए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुनो तुम ना, ज्यादा मत सुना मेरी चीजों को, अकेले कर लूंगा मैं। अर्जुन की कठोर आवाज सुनकर साक्षी का मन भर आता है। वो आखिर में नाश्ता लेकर दादी के कमरे में जाती है। बहू आ गई मेरे पास। हाँ, वो आपके लिए अलग से कम घी के पराठे बनाए थे। क्या हुआ? नई दुल्हन का चेहरा ऐसा बुझा हुआ थोड़ी ना होता है। कुछ नहीं हुआ दादी, बस घर की याद आ गई। याद तो आएगी ही, अभी यहाँ तुझे अपनाया नहीं है ना किसी ने। समय लगेगा, लेकिन देखना सब तुझे प्यार करेंगे एक दिन। काश ऐसा ही हो। अरे तू लिख के ले ले, ये लोग खुद तुझे अपना लेंगे। दादी की बात सुनकर साक्षी को कुछ अच्छा लगने लगा था। वो बाहर आकर साफ सफाई में लग गई और थोड़ी देर में उसने सारा घर चमका दिया। क्या हुआ मम्मी जी, आप परेशान क्यों लग रही हो? अब कुछ नहीं, तो अपना काम कर। बताइए ना मम्मी जी, कोई दिक्कत है तो? मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अब और दर्द मत बढ़ा। बस इतनी सी बात। गांव में वैद्य जी ने मुझे छोटी मोटी बीमारियों के लिए काढ़ा बनाना सिखाया है। अभी मैं आपके लिए झट से काढ़ा बना देती हूँ, फट से आपका दर्द दूर हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं पीना कोई काढ़ा। पर वीणा की बात सुने बिना ही साक्षी किचन में काढ़ा बनाने चली गई और अपनी सास के लिए काढ़ा बनाकर ले आई। मम्मी जी ये लीजिए। क्या डाला है इसमें? काली मिर्च है बस। नहीं, वो नहीं खाती मैं। अरे मम्मी जी एक बार लीजिए तो, बच्चों जैसी जिद मत कीजिए। अरे तू जिद मत कर। साक्षी वीणा की कोई बात नहीं सुनती और खिड़की की तरफ देखकर चिल्लाती है, मम्मी जी वो देखो कुत्ता। कहाँ कुत्ता? बस वीणा का मुंह खुलते ही साक्षी ने काढ़ा पिला देती है। अच्छा ही क्या तूने? मम्मी जी आपका दर्द? ये तो बड़ी जल्दी काम कर गया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, हम खुश नहीं है तुझसे। वो तो मैं आप लोगों को कर ही लूंगी खुश। साक्षी अपने कामों में लग जाती है और देखती है नीता अपनी साड़ी लेकर यहाँ वहां घूम रही है। क्या हुआ चाची जी? अरे कुछ नहीं, ये साड़ी मुझे आज किट्टी में पहननी है और इसका ब्लाउज सिलवाना ही भूल गई। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? तो हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ ये तो मेरे चुटकियों का काम है, अभी सिल देती हूँ ब्लाउज। तुम्हें ये आता है? हाँ, अब बताओ आपको डिजाइनर चाहिए या सिंपल? मिक्स्ड। बस ठीक है, अभी हो जाएगा। साक्षी तुरंत सिलाई मशीन रखकर ब्लाउज सिल देती है और साक्षी का काम देखकर नीता बड़ी खुश हो जाती है। तुम तो टैलेंटेड हो भाई, बुटीक खोलो जेठ जी को बोल के। तुम्हारे बुटीक के बहाने मेरी सहेलियां भी आ जाया करेंगी मुझसे मिलने। जरूर चाची जी। साक्षी को लगने लगा था कि वो धीमे धीमे घर और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है, लेकिन फिर एक दिन साक्षी, ए साक्षी। जी चाची जी। तुम मेरे कमरे में क्या कर गई थी? मैं तो बस थोड़ी साफ सफाई करने गई थी। तुमसे कहा मैंने कि तुम ये करो सब। लेकिन मैं तो बस। क्या मैं तो? जब किसी को नहीं पसंद तो तू क्यों सबके बीच में आ रही है? एक बात कान खोल के सुन ले, ये सब करके तुम हमारा दिल नहीं जीत पाओगी। नीता साक्षी को सुनाई रही थी कि अर्जुन भी वहां आ गया और बोला, तुम्हें क्या जरूरत है सबको डिस्टर्ब करने की? हाँ, अरे चुपचाप कमरे में एक कोने में बैठ नहीं सकती क्या? पूरा दिन यहाँ वहां उछलती कुत्ती रहती हो। और कुछ नहीं तो टीवी चालू करके शोर मचा देती हो। सभी लोग एक तरफ से साक्षी के ऊपर चिल्ला रहे थे, जिससे साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर दादी से रहा नहीं गया।
अरे क्या तुम सब बेचारी बच्ची पर चिल्ला रही हो? वो घर में होती है तभी तो घर घर लगता है। क्या बोल रही हो आप माँ जी? वही बोल रही हूँ जो पहले बोल देना चाहिए था। तुम सब इंसान नहीं हो, प्लास्टिक के पुतले हो। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी को फुर्सत है मेरे पास आकर बैठ ले या घर का एक काम अच्छे से कर दे। कितने दिनों बाद अब जाके अच्छा खाना मिलता है, घर में चहल पहल रहती है। तो दादी आपके पास आते तो है हम। याद भी है तुझे कब तू मेरे पास बैठा था? अरे साक्षी की वजह से तो घर गुलजार है। रहने दीजिए ना दादी। नहीं बेटा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो अब जाओ सब। आगे से कोई अगर मुझे साक्षी पर नाराज होता दिखा तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और साक्षी तो खबरदार किसी का काम किया तो सब अपना अपना काम खुद कर लेंगे। ठीक है दादी, चलिए आपको अपने कमरे में छोड़ दूं। अगले दिन से साक्षी ने किसी का कोई काम नहीं किया और चुपचाप हॉल में बैठी रही। उसके बनाए नाश्ते की खुशबू अपने आप लोगों को डाइनिंग टेबल पर खींच लाई। साक्षी मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, आज रखी नहीं है क्या? वो किसी का काम नहीं करेगी। दादी की बात सुनकर अर्जुन को तो क्या अब सबको एहसास हो गया कि उन्हें साक्षी की आदत कब पड़ गई पता ही नहीं चला। और आज जब साक्षी चुप है तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वैसे बात तो सही है, साक्षी तो कुछ बोल नहीं रही तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। मुझे माफ करते बेटा, जो अभी तक तुझे ऐसे डांटती रही बिना बात के। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप तो सास है, सासू माँ। साक्षी मुझे भी घड़ी दे दो ना घड़ी मिल रही है ना रुमाल। ला रही हूँ अर्जुन जी। वैसे भी आज सुबह से किसी ने टीवी चालू नहीं किया, सीरियल में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चल रहा। अरे चाची जी साथ में बैठकर देखेंगे। हाँ लेकिन तू आलू के पराठे बना लेना, वो घी वाले। अभी बनाती हूँ। सभी लोग साक्षी को अपना तो चुके थे, बस कहने की देर थी। दादी की वजह से वो भी हो गया। अब साक्षी भी खुश थी और ससुराल वाले भी।